कल्पना कीजिए एक जगह जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सोने का खजाना दफन था। बोर्नियो के घने जंगलों में, इंडोनेशिया की धरती के नीचे कहा गया था कि छुपा है 7 करोड़ औंस से ज्यादा सोना। एक पेनी स्टॉक जो 30 सेंट में बिकती थी, रातों रात 6 अरब डॉलर की कंपनी बन गई। जेपी मॉर्गन खरीद रहा था, पेंशन फंड खरीद रहे थे, आम लोगों ने जिंदगी भर की सेविंग लगा दी और फिर सब कुछ ढह गया क्योंकि वो सोना था ही नहीं। यह है इतिहास का सबसे बड़ा माइनिंग फ्रॉड, ब्रीएक्स स्कैम, और आज हम इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। साल 1988, कैलगरी कनाडा में एक आदमी ने घर बैठे एक छोटी सी माइनिंग कंपनी शुरू की। नाम था डेविड वॉल्श। वो और उसकी पत्नी जीनेट दोनों ही एम्प्लॉयज थे। कंपनी का नाम रखा ब्रीएक्स मिनरल्स लिमिटेड। 1989 में कंपनी अल्बर्टा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई, सिर्फ 30 सेंट प्रति शेयर। अगले कुछ साल कुछ खास नहीं हुआ। वॉल्श के पास पैसे नहीं थे, वो क्रेडिट कार्ड से बिल भर रहे थे, बैंक करप्सी के कगार पर थे। लेकिन 1993 में एक मुलाकात ने सब बदल दिया। वॉल्श की मुलाकात हुई जियोलॉजिस्ट जॉन फेल्डरहोफ से। फेल्डरहोफ ने कहा, इंडोनेशिया के बोर्नियो में बुसांग नदी के किनारे जमीन खरीदो, वह सोने हो सकता है। वॉल्श ने सुना और मार्च 1993 में बुसांग की जमीन खरीद ली। यही से शुरू होता है इतिहास की सबसे बड़ी माइनिंग फ्रॉड की कहानी। माइनिंग इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है, कोर ड्रिलिंग, यानी जमीन के अंदर से रॉक सैंपल निकाले जाते हैं और फिर लैब में टेस्ट होते हैं कि उनमें गोल्ड है या नहीं। जिस जगह गोल्ड मिले वहाँ माइनिंग खोदी जाती है। बुसांग में ब्रीएक्स का प्रोजेक्ट मैनेजर था मिचेल डे गुजमान और एक फिलिपिनो जियोलॉजिस्ट। 1994 में इनिशियल ड्रिलिंग हुई, लेकिन गोल्ड नहीं मिला और यही डी गुजमान ने वो काम किया जो इतिहास में अमर हो गया। उसने अपनी शादी की अंगूठी उठाई और उसे घिसने लगा। सोने के बारीक टुकड़े फ्लेक्स उसने रॉक सैंपल में मिला दिए। इस प्रोसेस को कहते हैं साल्टिंग। जैसे खाने में नमक मिलाते, वैसे ही उसने सोना मिलाया नकली रिजल्ट बनाने के लिए। और इतना ही नहीं, अगले 2.5 साल में उसने लोकल लोगों से $64,000 का पैनेट गोल्ड खरीदा और वो भी सैंपल में मिलाता रहा। उसने रेशो इतने केयरफुली रखे कि कोई अलार्म न बजे। इंडिपेंडेंट ऑडिटर आए, उन्हें गोल्ड के राउंडेड एज मिले। गुजमान ने कहा, यह वॉल्केनिक पुल थ्योरी है। सबने मान लिया। और 1995 ब्रीएक्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, बुसांग में 30 मिलियन औंस सोना मिला है। यह सुनते ही स्टॉक मार्केट पागल सा हो गया। शेयर प्राइस जो 30 सेंट थी उड़ने लगी। 1995 का अंत $2, 1996 की शुरुआत $50, मई 1996 to $86। सोचिए, सिर्फ 2 साल में 950 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी। और एस्टिमेट भी बढ़ते रहे। 30 मिलियन औंस, फिर 60 मिलियन, फिर 70 मिलियन और कुछ रिपोर्ट में 200 मिलियन औंस तक। 200 मिलियन औंस यानी उस वक्त दुनिया के पूरे नो गोल्ड सप्लाई का 8% एक जगह। कंपनी टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक पर लिस्ट हो गई। ओंटारियो टीचर्स पेंशन फंड ने इन्वेस्ट किया, क्यूबिक पेंशन फंड ने इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया। आम लोग जिन्हें माइनिंग का कुछ पता ही नहीं था, वो भी इसमें गोल्ड रश में कूद पड़े। ब्रीएक्स कनाडा की सबसे वैल्यूएबल माइनिंग कंपनी बन गई। सुहार्तो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का परिवार भी इसमें शामिल हो गया। जैसे जैसे भूषण की कीमत बढ़ गई, इंडोनेशिया का ध्यान भी इस पर आ गया। प्रेसिडेंट सुहार्तो का दरबार हरकत में आ गई। फरवरी 1997 में एक डील अनाउंस हुई। ब्रीएक्स को 45% हिस्सा मिलेगा
इंडोनेशिया को 40% और अमेरिकन कंपनी फ्रीपोर्ट मैकमोरन 50% के साथ माइनिंग चलाएगी। सुवार्तो के बेटे सिगिट को ब्रिक्स ने हायर किया लॉबिंग के लिए। सुवार्तो की बेटी सीता हरदियंती रुकमना का नाम भी आया। यह डील 17 फरवरी 1997 को अनाउंस हुई और यही वो मोमेंट था जब फ्रॉड का पर्दाफाश होने की घड़ी शुरू हुई, क्योंकि फ्रीपोर्ट मैकमोरन प्रोफेशनली सीरियस कंपनी थी और उन्होंने डिसाइड किया हम खुद सैंपल लेकर चेक करेंगे। 19 मार्च 1997 मिचेल डी गुज़मान एक हेलीकॉप्टर में बैठे बोर्नियो के जंगल के ऊपर वो जा रहे थे फ्रीपोर्ट की टीम से मिलने, जो ड्यू डिलिजेंस के लिए आई थी। और फ्लाइट के 20 मिनट्स बाद हेलीकॉप्टर का रियर डोर खुला। डी गुज़मान नहीं रहे। 4 दिन बाद एक बॉडी मिली जंगल में, इतनी बैडली डिकम्पोज थी कि पहचानना मुश्किल हो गया। हाथ और पैर कट गए थे। पुलिस ने कहा सुसाइड, लेकिन सवाल आज भी है, क्या वो सच में मरे या भाग गए? डी गुज़मान की एक एक्स वाइफ ने क्लेम किया उसकी डेथ के बाद भी उसे पैसे मिलते रहे। एक जर्नलिस्ट को एक बॉडी का उसके होम टाउन के मुर्दाघर से मिसिंग होने की रिपोर्ट मिली और डी गुज़मान की 4 पत्नियां थी, जिनमें से किसी को ऑफिशियली नोटिफाई नहीं किया गया। यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। 26 मार्च 1997 रिपोर्ट मैकमोरन ने अनाउंस किया हमें भूसांग में गोल्ड नहीं मिला, सिर्फ इनसिग्निफिकेंट अमाउंट्स, नाम मात्र। स्टॉक बाजार में भूचाल आ गया। 4 मई 1997 इंडिपेंडेंट कंपनी ट्रेंट कोना मिनरल्स ने फाइनल रिपोर्ट दी। निर्णय, भूसांग के रॉक सैंपल्स सॉल्टेड थे, किसी ने गोल्ड फ्लेक्स मिलाए थे। लैब टेस्ट ने शो किया एक होल में गोल्ड किसी गोल्ड ज्वेलरी से शो किया गया था। उस दिन ब्रिक्स का शेयर प्राइस वास्तव में 0 हो गया। टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक ने ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी। 5 नवंबर 1997 ब्रिक्स ने बैंकरप्सी फाइल की। 6 बिलियन की कंपनी, $, की कंपनी, कागज का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान $100 मिलियन का नुकसान। क्यूबिक पेंशन फंड $70 मिलियन का नुकसान। ओंटारियो म्युनिसिपल एम्प्लॉयज रिटायरमेंट बोर्ड $45 मिलियन का नुकसान। और हजारों छोटे इन्वेस्टर्स जिन्होंने घर बेचे, सेविंग लगाई, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा। $6 बिलियन का फ्रॉड, लाखों इन्वेस्टर बर्बाद हो गए और रिजल्ट, एक भी इंसान को क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं मिले। डेविड वॉल्श सीईओ, जिन्होंने शेयर बेचकर $35 मिलियन कमाए, वो 1998 में बहामास चले गए। 4 जून 1998 को उनकी डेथ हो गई ब्रेन एन्यूरिज्म से नासाउ में। कोई चार्जेस नहीं। जॉन फेल्डरहोफ, वीपी ऑफ एक्सप्लोरेशन, जिन्होंने इनसाइडर के साथ 100 मिलियंस में शेयर बेचे, वो केमन आइलैंड भाग गए। 1999 में ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन ने उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग के चार्जेस लगाए, लेकिन 2007 में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। 2007 में 10 साल बाद फिर दोष मुक्त कर दिया। फेल्डरहोफ ने कहा मुझे नहीं पता था फ्रॉड हो रहा है। 1999 में कैनेडियन पुलिस RCMP ने अनाउंस किया कि हम इस केस में क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाएंगे। क्लास एक्शन लॉसूट, उसमें सिर्फ 3.5 मिलियन मिले। इतने कम पैसे की इन्वेस्टर को बांटने की जगह चैरिटी को दे दिया गया। फेल्डरहोफ की डेट 28 अक्टूबर 2019 मिनाली में फिलीपींस में हुई, निर्दोष घोषित। मिचेल डी गुज़मान, उनका रहस्य आज भी बरकरार है। तो सवाल उठता है, इतने बड़े फ्रॉड को किसी ने रोका क्यों नहीं? पहली वजह, माइनिंग इंडस्ट्री नेचुरली स्पेकुलेटिव है, जियोलॉजिस्ट पर भरोसा करना पड़ता है। दूसरी वजह, 1990s में बड़ा गोल्ड रश था, फोमो था, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता था। तीसरी वजह, डी गुज़मान टेक्निकली बहुत स्मार्ट था, रेशो इतनी रियलिस्टिक रखे कि लैब्स भी कंफ्यूज हो गई। चौथी वजह, इंडिपेंडेंट ऑडिटर किलबोर्न इंजीनियरिंग, जो एसएनसी लेवलिन की सब्सिडरी थी, ब्रिक्स के रिजल्ट को वैलिडेट किया बिना खुद ड्रिलिंग किए। पांचवी वजह, जनवरी 1997 में भूसांग कैंप में फायर लग गई और सैंपल रिकॉर्ड का बड़ा हिस्सा जल गया। और सबसे बड़ी वजह, जब किसी स्टॉक में हर कोई इन्वेस्ट कर रहा हो तो सवाल पूछने वाले को पागल कहा जाता है। यह था झुंड मेंटेलिटी का सबसे खतरनाक रूप। ब्रिक्स के बाद दुनिया बदली। कनाडा ने नेशनल इंस्ट्रूमेंट NI 43101 बनाए, माइनिंग कंपनी के लिए मैंडेटरी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। अब कोई भी माइनिंग कंपनी बिना क्वालिफाइड एक्सपर्ट के मिनरल रिसोर्सेज का क्लेम नहीं कर सकती। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन अब कंपलसरी है। ब्रिक्स की कहानी पर 2016 में हॉलीवुड फिल्म बनी गोल्ड, जिसमें मैथ्यू मैककॉन्गी लीड रोल प्ले कर रहे थे। इस केस की तुलना कॉर्डिग्रा क्रिप्टो CX से भी की जाती है, जहाँ फाउंडर गेराल्ड कॉटन का भी मिस्टीरियस डेथ हुई और करोड़ों डॉलर गायब हो गए। पैटर्न सेम है, मिस्टीरियस डेथ, मिसिंग मनी, नो अकाउंटेबिलिटी। ब्रिक्स ने प्रूव किया
फ्रॉड का स्केल चाहे जितना बड़ा हो, अगर सिस्टम कमजोर हो तो जस्टिस दूर रह जाती है। तो हम आम इन्वेस्टर ब्रियक्स से क्या सीखे? सबक 1, अगर कोई स्टॉक बिना किसी फंडामेंटल रीजन के तेजी से उड़ रहा है तो रुककर सोचिए। 30 सेंट से $286 कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है। सबक 2, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट सबसे बड़ा एनिमी है। जब हर कोई कह रहा है यह मौका है, तब सबसे ज्यादा सावधान रहिए। सबक 3, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मांगिए। किसी कंपनी के अपने क्लेम्स पर ब्लाइंडली भरोसा मत कीजिए। सबक 4, माइनिंग, बायोटेक और इमर्जिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करते वक्त एक्स्ट्रा सावधानी रखिए, इनमें फ्रॉड का जोखिम सबसे ज्यादा होता है। सबक 5, पेंशन फंड और इंस्टीट्यूशन भी गलती करते हैं, आपको खुद ड्यू डिलीजेंस करनी चाहिए। और सबसे जरूरी सबक, जब फ्रॉड का स्केल $6 बिलियन हो और फिर भी कोई जेल न जाए तो आपको सिस्टम पर नहीं अपनी समझ पर भरोसा रखना होगा। दोस्तों, ब्रियक्स की कहानी सिर्फ कनाडा की नहीं है, यह हर उस इन्वेस्टर की कहानी है जो बिना सोचे समझे किसी गोल्ड रश में कूद पड़ता है। अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और शॉकिंग लगी तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से डी गुज़मान सच में मरे या भाग गए। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और वर्ल्ड फेमस फाइनेंशियल फ्रॉड पर वीडियो बनाएं तो नाम लिखिए कमेंट में। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, यह जानकारी उनकी सेविंग बचा सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। शुक्रिया।